तो ऑल एलीट रेसलिंग रेवोल्यूशन 2021 का पेपर व्यू अब हो चुका है खत्म। क्या हुआ इस शो में डिस्कस करेंगे गाइस। क्या स्टिंग का पहला मैच सक्सेस था या फिर फेलियर, कौन थी AEW की मिस्ट्री साइनिंग, और साथ के साथ कैसा रहा जॉन मॉक्सली वर्सेस केनी ओमेगा का एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच। सारी बातें होंगी इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई AEW रेवोल्यूशन 2021 खत्म हो चुका है। कई मामलों में इसने एक्सपेक्टेशन से आगे परफॉर्म करा, कई मामलों में ये थोड़ा नीचे ही रह गया। सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हुआ था फॉर दी AEW वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स, क्रिस जेरिको एंड MJF अगेंस्ट द यंग बक्स। अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूं जो कि इस पूरे शो में मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि मैचेस जितने लंबे होने चाहिए थे ना, कुछ मैचेस उससे बहुत ज्यादा लंबे थे। अब आई डोंट नो कि AEW का पेपर व्यू 4 महीने में एक बार आता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टाइम देते हैं हर एक मैच को, लेकिन हर मैच बहुत ज्यादा लंबा होने की जरूरत नहीं थी और इसकी वजह से शो बहुत खिंचा खिंचा मुझे लग रहा था। इस मैच में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मैच मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा, काफी बढ़िया लगा और एक सही चॉइस थी AEW की कि इस मैच से हमें शो को स्टार्ट करना है। बहुत अच्छा बैक एंड फोर्थ था। वार्डलो की बहुत सारी इंटरफेरेंसेस हमें देखने को मिली। ऑब्री यहाँ पे रेफरी थी, लेकिन तब भी वार्डलो जो है वो कुछ ना कुछ कर ही जा रहे थे। लेकिन एट द एंड यहाँ पे यंग बक्स इस मैच को जीत चुके हैं गाइस और उन्होंने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पे एक टाइटल चेंज हो सकता है, लेकिन अभी AEW यंग बक्स से टाइटल नहीं छीन रही। और ओवरऑल ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि जेरिको और MJF को बहुत सारी क्लोज मोमेंट्स मिली थी जहां पे एक्चुअली में लग भी रहा था कि शायद एक टाइटल चेंज हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं और एंड में गाइस यहाँ पे यंग बक्स इस मैच को जीत गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले मैच की जो की थी गाइस कैसीनो टैग टीम बैटल रॉयल। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टैग टीम्स थी और एक एक करके आ रहे थे 1.5 मिनट बाद। तो एक अच्छा एंटरटेनिंग मैच था, लेकिन मैं फिर से ही कहूंगा कि ये मैच काफी ज्यादा खिंचा हुआ मुझे लगा। इतना ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि टैग टीम भाई खत्म ही नहीं हो रही, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं और इसकी वजह से आई थिंक ये मैच आराम से 25 मिनट तक का चला गया होगा, जो कि इतनी लंबी बैटल रॉयल नहीं होनी चाहिए। ये कोई रॉयल रंबल टाइप नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो इस वजह से ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन गाइस अगर हम विनर्स की बात करें तो मैंने बोला था जुरासिक एक्सप्रेस जीत सकती है और इनफैक्ट वो यहाँ पे काफी क्लोज आ गए, जबकि लूचासोरस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे और उनकी एलिमिनेशन एक बड़ी चीज थी। और लास्ट के जो 3 बंदे यहाँ पे बचे थे वो थे जंगल बॉय, रे फेनिक्स और पाक। तो जंगल बॉय सबसे पहले पाक को उठा के बाहर फेंक देते हैं, रे फेनिक्स और जंगल बॉय बचते हैं। मुझे लगता है कि शायद जंगल बॉय जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस और रे फेनिक्स यहाँ पे इस मैच को जीत चुके हैं अपनी टीम के लिए। यानी कि डेथ ट्रायंगल जो है उसको अब नंबर 1 कंटेंडर बना दिया गया है फॉर द AEW वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स। तो अब यहाँ पे जो है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रे फेनिक्स और पाक की टीम बहुत ही बढ़िया है और उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी यहाँ पे काफी अच्छी थी। और ओवरऑल गाइस जबकि ये मैच एंटरटेनिंग था, जैसा कि मैंने कहा थोड़ा ज्यादा लंबा लगा। इसके बाद हमें देखने को मिला AEW वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच जो कि था हिकारू शिडा अगेंस्ट रियो मिजुनामी। और मैं यहाँ पे भी सेम चीज को रिपीट करूंगा कि जबकि ये मैच अगर छोटा रखा जाता, यानी कि 8 से 10 मिनट का रखा जाता, तो शायद मैच हम कह सकते थे कि बढ़िया हुआ। लेकिन इस मैच को इतना ज्यादा खींच दिया गया गाइस कि भाई क्या ही बोलूं। मतलब कुछ समय बाद ऐसा लग रहा था कि भाई खत्म करो, क्योंकि हमको पता था कि हिकारू शिडा जीतने वाली है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे टाइटल चेंज की। और बार बार क्लोज किकआउट्स, क्लोज काउंटर्स हो रहे थे जो कि रेसलिंग वाइज इस मैच को डेफिनेटली अच्छा बना रहे थे, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट कम था लोगों का इस मैच के अंदर, बिलीवेबल भी नहीं था कि मिजुनामी जीत सकती हैं, तो इसकी वजह से आई थिंक AEW को यहाँ पे इस मैच को थोड़ा छोटा रखना चाहिए था। लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की काफी अच्छी रही। हिकारू शिडा जो है यहाँ पे जीत चुकी हैं और उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। मैच के बाद नायला रोज आ जाती हैं और इन दोनों को ये अटैक कर देती हैं और उसके बाद हमें ब्रिट बेकर, थंडर रोजा और ये सारे लोग देखने को मिलते हैं। साथ के साथ यहाँ पे एक नई सुपरस्टार देखने को मिली गाइस जिनका नाम है माकी इटो और ये बेसिकली जो है वो जापानीज सुपरस्टार हैं जिन्होंने AEW के विमेंस टूर्नामेंट के अंदर अभी पार्ट लिया था और वो प्री शो में भी आज हमें देखने को मिली। तो ये सारे आके एंड में ब्रॉल करते हैं, लेकिन एट द एंड हिकारू शिडा ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है मीरो और किप सेबियन का अगेंस्ट चक टेलर एंड ऑरेंज कैसिडी। और गाइस मैच से पहले यहाँ पे मीरो और किप सेबियन अटैक कर देते हैं बेस्ट फ्रेंड्स को, तो मैच जो है ऑलरेडी मुश्किल बन रहा था। ऑरेंज कैसिडी तो बैक स्टेज ही गिरे हुए थे और चक टेलर को अकेले लड़ना पड़ रहा था, काइंड ऑफ एक हैंडीकैप मैच में। तो ऑरेंज कैसिडी फाइनली अपना कमबैक तो करते हैं इस मैच में, लेकिन उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो यहाँ पे इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत सकें और मीरो ने टैप आउट करा दिया यहाँ पे चक टेलर को और अपनी टीम के लिए वो विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। तो बेस्ट फ्रेंड्स जो है यहाँ पे उनको विक्ट्री मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और AEW में भाई फिर से मेरी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत ही होती है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। लेकिन डायनामाइट के जो भी स्टोरी लाइन फॉलो करने के बाद
बाद मैं प्रिडिक्शन करता हूँ AEW की यूजुअली गलत हो जाती है, बहुत बेकार बात है। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है हैंगमैन पेज और मैट हार्डी का, और यहाँ पे भी बहुत सारी इंटरफेरेंसेस हमें देखने को मिली प्राइवेट पार्टी की तरफ से, और हैंगमैन पेज के लिए मैट हार्डी बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रहे थे कि वो इस मैच को ना जीत पाए, लेकिन एट द एंड हैंगमैन पेज इस मैच को जीत चुके हैं। मतलब पूरी स्टोरी मैच की यही थी कि सेटअप करना है कि आखिर कैसे हैंगमैन इस मैच को जीत सकता है, तो बक शॉट लैरिएट लगा के जीत चुके हैं यहाँ पे मैट हार्डी के अगेंस्ट। मैं कहना चाहता हूँ एक अच्छा मैच था, डेफिनेटली इसमें मुझे मजा आया, लेकिन फिर से वही बात है 5 मिनट और थोड़ा सा छोटा रखते तो भाई मैच जो है वो और निखर के आता, क्योंकि कभी कभी कुछ मोमेंट्स में ऐसा लगता है कि शो खींचा हुआ है और फिर लोग धीरे धीरे बोर होना शुरू हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जब लोगों को पता है कि भाई आगे कुछ बड़ा आने वाला है और उस चीज के लिए वो डेफिनेटली एक्साइटेड है, लेकिन पहले की चीजें ही नहीं खत्म होने में आ रही, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि था फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच। यहाँ पे हमें एक सरप्राइज एंट्रेंट देखने को मिलने वाला था और वो है गाइस ईथन पेज। तो इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार ईथन पेज यहाँ पे हमें देखने को मिले। मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली इतना मैं जरूर जानता हूँ वो टैलेंटेड है, तो मैं वेट करूंगा देखने के लिए उनको डायनामाइट पे कैसे यूज करा जाता है और तभी कुछ जज करेंगे। लेकिन इस लैडर मैच की मैं बात करूं तो कमाल की परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हमें देखने को मिली। एक बार फिर से लैंस आर्चर, जिनको मैंने प्रिडिक्ट करा था भाई वो जीते तो नहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी अच्छी थी। पेंटागन जो है यहाँ पे कोडी को एक कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं लैडर के ऊपर, और मेडिकल टीम यहाँ पे कोडी को लेके चली जाती है, और ऐसा लगता है कि कोडी का मैच यहाँ पे खत्म है, वो आगे कंपीट नहीं करने वाले। मुझे तो एक टाइम के लिए ऐसा भी लगा कि शायद ये कोई असली में रियल इंजरी तो नहीं हो गई। और उसके बाद वो जब वापस आते हैं तो एंड में उनका स्कॉर्पियो स्काई के साथ एक काफी कमाल का 1-on-1 सीक्वेंस होता है, लेकिन स्कॉर्पियो स्काई इस मैच को जीत चुके हैं गाइस। और ऊपर जो टंग रहा था इस मैच में, आई डोंट नो क्या टांगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो जो जिस बंदे को स्विमिंग नहीं आती उसके गले में नहीं डाल देते रिंग, कुछ ऐसा है, लेकिन आई डोंट नो वो क्या लटक रहा था ऊपर। लेकिन जो भी है स्कॉर्पियो स्काई यहाँ पे जीत गया और उनको TNT चैंपियनशिप के लिए एक मौका मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे इस मैच की कि स्कॉर्पियो स्काई एक अंडररेटेड टैलेंट है थोड़ा, उसको मौका मिलेगा टाइटल्स के लिए कंपीट करने का। उन्होंने पहले भी कोडी को चैलेंज करा था ओपन चैलेंज में जब वो TNT चैंपियन थे, तो एक बार फिर से उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद गाइस फाइनली AEW ने रिवील कर दिया कि उनके मिस्ट्री साइनिंग कौन है। CM पंक नहीं, ब्रॉक लेसनर नहीं, बटिस्टा नहीं, ही इज क्रिश्चियन केज। और मैं काफी समय से कह रहा था कि क्रिश्चियन केज होने वाले हैं, हो सकते हैं सबसे ज्यादा चांस उन्हीं का है। और लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो एक फ्री एजेंट है और WWE के साथ उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन है गाइस वो कहीं पे भी अग्रीमेंट में रीच नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से क्रिश्चियन जो है फ्री एजेंट रहे और AEW ने उनको ऑफर दे दिया, जो कि उन्होंने ऑब्वियसली साइन कर लिया। अब मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि ये पूरी सेगमेंट मुझे बहुत ही हंसी आई देख के, क्योंकि क्रिश्चियन केज आते हैं बाहर, वो कॉन्ट्रैक्ट को उठा के साइन करते हैं रिंग में आके और वापस चले जाते हैं। मतलब कोई उनसे इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हुई। मुझे थोड़ी मतलब हंसी इसलिए आ रही थी कि भाई अगर तुम्हारी ये मेजर साइनिंग है तो तुम इसको रिवील तो कम से कम थोड़े ढंग के तरीके से करो। बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे प्लेन लगा, और वो तो मैं कहूंगा ही कि डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ बहुत बड़ा। अब उसमें या तो मेरी गलती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन क्रिश्चियन केज अब कैसे इंपैक्ट डाल सकते हैं वीकली टेलीविजन पे, क्या वो डायनामाइट को अच्छा बना सकते हैं, क्या रेटिंग्स लाने में क्रिश्चियन हेल्प कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन जब वो होगा तभी उसको जज करेंगे तो बेटर है। लेकिन ये ओवरऑल सेगमेंट थोड़ी मुझे वीक लगी। मुझे लग रहा था कि क्रिश्चियन आएंगे, माइक पे कुछ बोलेंगे, एड्रेस करेंगे सिचुएशन को और थोड़ी हीट तो बनाएंगे अपने राइवल की, लेकिन गाइस वैसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद प्रोबेबली शो की सबसे बेस्ट चीज हमें देखने को मिली, जो कि स्टिंग एंड डार्बी एलिन अगेंस्ट ब्रायन केज एंड रिकी स्टार्क्स। ये थी एक स्ट्रीट फाइट और गाइस ये पहले से ही फिल्म करी गई थी, टेप करी गई थी, यानी कि ये एक सिनेमैटिक मैच था। और मैं तारीफ करूंगा AEW की, जिन्होंने इस चीज को बिल्कुल कमाल तरीके से एग्जीक्यूट करा। इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब ये हमें जो लोकेशन देखने को मिली इस मैच की, पहली बात तो वो कमाल थी, और ये वही लोकेशन है जहां पे डायनामाइट पे स्टिंग और डार्बी एलिन छुप के कहीं से मिस्ट्री लोकेशन से प्रोमोस कट करते थे। और कहीं ना कहीं मुझे बैटमैन आर्खम असाइलम वाली वाइब्स आ रही थी कि स्टिंग है वहां पे, सब कुछ इतना डार्क है और बहुत वैसी लोकेशन है केव जैसी, और ऊपर से जिस तरीके से इसमें रेसलिंग भी करी गई, जो मोमेंट्स हमें दिखाई गई बहुत ही ज्यादा मस्त थी। मतलब मैच के स्टार्ट में ये बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि स्टिंग का पेंट अपने चेहरे पे उन्होंने करा होता है। एंट्री ही अपने आप में बहुत कमाल थी यहाँ पे स्टिंग और डार्बी एलिन की, और मैच में तो पूछो ही मत इन्होंने क्या क्या करा भाई। डार्बी एलिन कहां से कूद रहे थे, ऐसा लग रहा था 3rd फ्लोर से सीधा वो नीचे कूद गए भाई। इतना मतलब उस बंदे के अंदर जो है मैं कहूंगा डेयरिंग है या फिर
इतने गट्स हैं उस बंदे के अंदर कि भाई कहां से वो कूद रहा है, क्या क्या वो कर रहा है इस मैच में। हमें विल हॉब्स और हुक की इंटरफेरेंस भी देखने को मिली थी। तो एक पॉइंट पे 4-on-1 4-on-2 हैंडीकैप मैच भी हो गया था। दो स्टोरीज चल रही थी सेपरेटली, एक तरफ स्टिंग लड़ रहे थे रिकी स्टार्क से और ब्रायन केज लड़ रहे थे डार्बी एलन से। एक पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिला जहां पे ब्रायन केज जो है डार्बी को उठाते हैं वर्टिकली और सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। मतलब अपनी स्ट्रेंथ की जो उन्होंने यहाँ पे शोकेस करी, क्या कमाल थी वो चीज, मजा आ गया उसको देख के। और एट द एंड ये बात हम जानते थे यहाँ पे गाइस कि स्टिंग इस मैच को जीतने वाले अपनी टीम के लिए, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करा। लेकिन ओवरऑल बहुत कमाल थी। एक और मोमेंट मैं बताना चाहूंगा जहां विल हॉब्स और ब्रायन केज डार्बी को उठाते हैं ऐसे जैसे कोई भाई मतलब बोरी हो और उसको शीशे के थ्रू फेंक देते हैं ऐसे। मतलब क्या क्या इस मैच के अंदर हुआ। और जो कैमरा वर्क था, म्यूजिक था, प्रोडक्शन थी इस पूरे मैच की, बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे इसको देख के। और बेस्ट मैच था डेफिनेटली शो के ऊपर, मतलब एंटरटेनमेंट वाइज। और अब हम बात करते हैं फाइनली इस शो के मेन इवेंट की फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, केनी ओमेगा वर्सेस जॉन मॉक्सली इन एन एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच। एंड होली शिट भाई, अगर आप लोगों का दिल कमजोर है तो आपको ये मैच नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर ऐसी मोमेंट्स थी जहां पे देख के लग रहा था ओ माय गॉड। रेफरी जो है ऐसा लग रहा था पूरी PPE किट पहन के आया हुआ है भाई, और उसकी खुद ऐसे फटी पड़ी थी पूरे मैच के अंदर कि भाई मैं तो यहां से निकलना चाहता हूं, प्लीज मुझे कोई घर भेज दो। मतलब ब्राइस रेम्सबर्ग जो रेफरी थे इसके अंदर, वो मतलब पूरे ऐसे डर के खड़े हुए थे ना पूरे मैच में कि उनसे भी देखा नहीं जा रहा था कि कैसे बार्ब्ड वायर पे एक्सप्लोजन हो रही हैं। और इस मैच ने गाइस डेफिनेटली डिलीवर करा, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड जो है थोड़ा कचरा हो गया, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस मॉक्सली और ओमेगा, ओ माय गॉड, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बॉडी को आज टॉर्चर करा है इस मैच के अंदर, वो देख के ही पता लग रहा था कि कितनी मुश्किल वो चीज है। बार्ब्ड वायर जो है वो मॉक्सली के चेहरे पे है, कहीं उनकी बाजू पे है, टांगों पे है, हर जगह है, और उनको दर्द महसूस हो रहा है, दोनों के चेहरे से खून ही खून निकल रहा है। बहुत ज्यादा मतलब वियर्ड था, और साथ के साथ मैं कहूंगा बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा दिल दहला देने वाली चीज लग रही थी। तो डेफिनेटली इस मैच ने उस पॉइंट पे डिलीवर करा। और एक्सप्लोजन्स की हम बात करें तो सीन ये था कि जब भी बार्ब्ड वायर से कोई टच होता है तो एक्सप्लोजन होती है। कुछ लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि एक्सप्लोजन्स वीक थी, लेकिन आई थिंक क्योंकि क्राउड भी आया हुआ है और एक इंडोर सेटअप है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी एक्सप्लोजन्स वो कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे एट द एंड जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वही हुआ कि गुड ब्रदर्स आ जाते हैं और वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली को केनी ओमेगा यहाँ पे एक वन विंग्ड एंजल लगाते चेयर के ऊपर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मूव था। और मॉक्सली को पिन करके उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। मैच में यहाँ पे मॉक्सली एक पैराडाइम शिफ्ट भी देते हैं केनी ओमेगा को, जो कि रिंग साइड पे ट्रिपल हेल वाली चीज थी, यानी कि बार्ब्ड वायर की टेबल लगी हुई थी उसके ऊपर दिया, तब भी एक्सप्लोजन हुई। बार्ब्ड वायर को अपने हाथों के ऊपर बांध रहे थे जॉन मॉक्सली, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, एक दूसरे का सर छील रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा अजीब चीज थी गाइस। और अगर आप ऐसे मैचेस पसंद नहीं करते तो मैं एडवाइस करूंगा ना ही देखें। और मैच के बाद पूरा सिचुएशन ये था कि टाइम आने वाला है, 30 मिनट होने वाले हैं, और 30 मिनट कंप्लीट होते ही सारी एक्सप्लोजन्स जो हैं वो रिंग के आसपास फट जाएंगी। तो केनी ओमेगा वगैरह सारे भाग जाते हैं, जॉन मॉक्सली को हैंड कफ कर देते हैं और रिंग में वहीं पे छोड़ देते हैं, और एडी किंगस्टन आ जाते हैं यहाँ। तो स्टोरी लाइन वाइज तो ये चीज गाइस बिल्कुल सही थी कि एडी किंगस्टन की भी इमोशंस बाहर आ गए जॉन मॉक्सली को ऐसी हालत में देख के, और वो आते हैं मॉक्सली को बचाने, लेकिन उनके पास टाइम कम होता है, तो मॉक्सली के ऊपर हो जाते हैं ताकि वो एक्सप्लोजन से उनको बचा सकें। तो टाइमर यहाँ पे चल रहा होता है 3, 2, 1, और उसके बाद हुई सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि लोगों को बिल्ड करा जा रहा था कि यहाँ पे बम फटेंगे, बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है। और भाई मैं देख रहा हूँ चारों टर्न बगल से अनार चल रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सप्लोजन हो गई, मतलब उससे ज्यादा पटाखे तो मैंने दिवाली पे फोड़ लिए जितने यहाँ पे गाइस आज हमें इस मैच के बाद यहाँ पे देखने को मिले। तो ये मोमेंट आई थिंक AEW ने थोड़ी सी एफ अप कर दी है। और मतलब उसको जितना बड़ा हाइप करा जा रहा था ना कि बम बारी होगी, ये होगा वो होगा, आई नो कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि भाई गोला बम फोड़ें या फिर कुछ ऐसी एक्सप्लोजन कर दें जो कि अरीना के बाहर तक सुनाई दे। उनको भी उस एक सर्कल के अंदर ही रहना है, उससे बाहर वो नहीं जा सकते, नहीं तो कोई कंप्लेंट कर सकता है, कुछ हो सकता है, लॉ सूट्स फाइल हो सकते हैं। लेकिन तब भी जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट करा था इस एंडिंग को, यहाँ पे ऐसा लगा कि एडी किंगस्टन ने आके मॉक्सली को बचाया तो सही, पर उनके आने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि एक्सप्लोजन ही इतनी वीक थी। तो वो एक पॉइंट था गाइस डेफिनेटली जो कि मैं कहूंगा कि AEW और सही से कर सकती थी। और ओवरऑल इस शो की मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स थे जहां पे इसने एक्सपेक्टेशन से बढ़ के डिलीवर करा है, जैसे स्टिंग के मैच में कुछ पॉइंट्स थे जहां पे मेरे को काफी अंडरवेलमिंग लगा या फिर जो मैंने सोचा था उससे कम अच्छा लगा, जैसे कि विमेंस का मैच हो गया या फिर फेस ऑफ द एवोल्यूशन लैडर मैच, जो कि बहुत ज्यादा लंबे लंबे खींचे हुए मैच थे, उतने लंबे नहीं होने चाहिए थे। और मॉक्सली वर्सेस ओमेगा के बारे में मैंने अपना आपको ओपिनियन दे दिया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने ओपिनियन मुझे शो के बारे में डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।